कोरोजन है क्या? कोरोजन is the process in which metal slowly converted into their undesirable compound. अनडिजायरेबल कंपाउंड में क्या होता है? वो मॉइस्चर या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है। तो कोरोजन को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? कोरोजन द प्रोसेस इन विच metal converted into undesirable compound by reaction with the moisture and other gases present in air। अब अदर गैस में, मॉइस्चर में क्या हो गया आपका H2O होगा, अदर गैसेस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो इनके प्रेजेंस में क्या होगा कि जब ये कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? मेटल से जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, एक तरह से वो कंबाइन हो जाएगा, उसके ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं? रिएक्टिविटी सबसे मेन चीज है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा कोरोड होगा, उतना जो है ससेप्टेबल टू कोरोजन हाई होगा ससेप्टिबिलिटी उसकी। ठीक है, तो उस मेटल का, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन का रेट भी ज्यादा होगा। यानी मोस्ट प्रोन टू कोरोजन, यानी कोरोजन की तरफ उनका जो है, जो रेट होगा कोरोजन रेट, वो तेजी से होने का रहेगा। दूसरा चीज है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होनी चाहिए। अगर इम्प्योरिटीज हैं तो कोरोजन का रेट जो है और इंक्रीज हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्योर आयरन होता है वो रस्ट नहीं करता है, लेकिन इम्प्योर आयरन अगर होगा उसमें अगर इम्प्योरिटी होगी तो वो रस्ट करेगा, वो क्या है, जंग उस पे लगेंगे और वो एज ए रस्ट के फॉर्म में वो डिके होगा, झड़ जाएगा। उसके बाद एयर एंड मॉइस्चर दोनों चाहिए। अगर केवल एयर के कांटेक्ट में है तो भी नहीं होगा, मॉइस्चर भी होना चाहिए उसमें, मॉइस्चर विद गैसेस। कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चर होगा तो उस पर गैसेस, मॉइस्चर में आपको पानी में गैसेस घुले हुए रहते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये। तो एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ठीक। वैक्यूम अगर है, अगर वहां पे गैसेस नहीं है तो वहां पे कोई भी किसी भी तरह का कोरोजन होने की संभावना नहीं है, ठीक। तो गैसेस होने चाहिए, CO2 एंड SO2, ये सब गैसेस जो होंगे तभी कोरोजन संभव है, ठीक। स्ट्रेंथ इन मेटल, अगर मेटल जहाँ पे देखिएगा कि जहाँ पे बेंड होता है, ज्वाइंट होता है, या जहाँ पे स्ट्रेस होता है, उसके जो खुद के जो उसके मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वो जहाँ पे कमजोर होता है वहीं से रस्टिंग करना या डेंट करना या स्क्रैच होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कोरोजन रेट को ज्यादा या कम करने में इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए आप इम्प्योर वाटर ले रहे हैं, नॉर्मल वाटर ले रहे हैं, तो उसमें रस्टिंग होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर वही आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो वो डिस्टिल्ड वाटर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनेगा, वो क्या होगा, उसके जो जो आपके कंपोनेंट जो है वो चार्जेज में नहीं तब्दील होंगे, वहां पे जो है कंप्लीट रिएक्शन, एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन नहीं हो पाता है डिस्टिल्ड वाटर में, इसलिए वो क्या होता है कि रस्टिंग वहां पे नहीं होगा। तो जस्ट लाइक ए कोरोजन जो है जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन टाइप का है। इसमें क्या होता है कि आयरन के सरफेस पे अगर मॉइस्चर आ गया, ड्रॉपलेट अगर आ गया है, तो उसी ड्रॉप में
दो एरिया बन जाता है, एक कैथोडिक एरिया, एक एनोडिक एरिया। और एनोडिक एरिया जो होता है वो डीके होता है, Fe आयरन जो होता है वो टूटेगा चार्जेज में Fe2+, और उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कैथोडिक एरिया में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि एक सेल रिएक्शन टाइप का वहां पे अकर्ड हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन शुरू हो रहा है। तो उसके पीछे क्या है, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है रस्टिंग का। और ये सरफेस पे उसका क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट, यानी जो हवा में मॉइस्चर या जो वाटर के मॉलिक्यूल जो हवा में घुले रहते हैं वो यहाँ पे आके पड़ गया, या फिर कोई फ्रेश कोई वाटर मॉल का बूंद ही पड़ गया, समझिए, ये भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं से उसको क्या हुआ, वाटर पे एक्सपोजर हो गया इस आयरन का। तो यहाँ पे देखिए दो एरिया दिखा रखा है, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है जनरली, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए Fe जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन। जब ये चार्ज उसमें बन गया तो इसको इस मॉइस्चर में जैसे ही हो जाएगा, इसको एयर से, यानी इसको जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा, ये क्या चीज बनना चाहेगा, ये आपका Fe2O3 इंटू X अमाउंट ऑफ H2। ये X का कंडीशन अलग अलग कंपोजिशन में भी हो सकता है, कहीं पे 2, 3, 4 ऐसे भी उसके रहते हैं जो उसके क्रिस्टलाइजेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन वो यूज करे। तो Fe2O3 में ये बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं Fe2O3 किसका फॉर्मूला था, हेमेटाइट का। और इस फॉर्मूले में जो था वो जो है इस फॉर्मूले वो भुरभुरा टाइप का, यानी चट्टान टाइप का वो अपना लस्टिसिटी भी खो देता है। तो वो वहां से क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। और ऐसे ही मेटल धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, डीके हो जाता है, या फिर वो रस्ट में तब्दील हो जाता है। तो ये कहाँ का रिएक्शन था, ये हमारा एनोडिक रिएक्शन था। यानी एनोड पे क्या हुआ कि आयरन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड। अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, इम्प्योर इलेक्ट्रोलाइट, वहां से मिला इसको H+। ठीक, तो उसी रिएक्शन का ये दूसरा एरिया है, उसी जो ड्रॉपलेट है उसका वो दूसरा पोर्शन, दूसरा एरिया उसका हो। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, रस्ट बना, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वहां से H+ आयन उसको मिला, जो इम्प्योर वाटर। यहाँ से जो H+ आयन मिला वो इलेक्ट्रॉन लिया और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इस वाटर में, या डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। और यहाँ से बना फिर वो क्या, H2। H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब एक बार उसमें रस्टिंग शुरू होता है तो वो रस्टिंग प्रोसेस को हम लोग डिले कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, रेट ऑफ रस्टिंग को कम कर देते हैं। और नहीं तो आपने बहुतों को देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जब रस्ट वगैरह लग गया है लोहे पे तो लोग सैंड पेपर से उसको पहले घिसते हैं, यानी जो उस पे रस्ट लगा हुआ है, जो एक लेयर जो जिसपे कि ऑक्सीजन ये रिएक्शन होके कंप्लीट हुआ है, उसको क्या करते हैं वहां से रिमूव करते हैं पहले। जब वहां से रिमूव होगा तो वहां से जो उसका मॉइस्चर है वो भी रगड़ने से खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पे पेंट वगैरह करते हैं।
इसलिए आपने बहुतों को देखा होगा, बहुत जगह भी जहाँ भी मैकेनिकल ये वर्क वगैरह होता है, ग्रिल वगैरह जी ये सब सर, चीज या कुछ भी बनता है, तो जैसे सर कि वहां पे, लोहा का सामान में जंग लग जाता है तो उसपे सिरिंज पेपर घिसा जाता है, वही ना? हाँ हाँ, तो उस पे क्या करते हैं कि हम जो जंग लगा हुआ वाला लेयर है उसको पहले हटाते हैं। नहीं हटाएंगे तो जैसे ही वो वहां से रिमूव होगा, वो ऊपर से जो हमने पेंट लगाया है उस पेंट को लेके भी वो रिमूव हो जाए, और फिर जी जो सर। जितना रिमूव हुआ उतना तो एक्सपोजर रह ही गया सन उससे, क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर से। पेंट। आपने यस दे सर, उसमें जम। आप दो तरह का रड का भी मतलब थोड़ा सा पेंट लेना और दो तरह का वो करके देखना। एक जो है कोई जंग लगा हुआ वो है उस पे ऐसे ही कलर कर दीजिएगा, पेंट कर दीजिएगा, और एक जो है उसको स्लैश पेपर से घिस के और क्या कीजिएगा, उसको फिर पेंट कर दीजिएगा। आप दोनों में देखेंगे कि जिसमें आपने पैसे ही पेंट कर दिया बिना घिसा हुआ, वो उस पे पेंट भी, जो लेयर था वो पेंट वाला लेयर भी डिकम्पोज हो गया, यानी वो भी क्या हो गया, रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे गिर गया, और मेटल जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लेकिन जहाँ पे हमने सैंड पेपर से वो किया है और उसको वो किया, घिस के वो किया, वो क्या होगा, उसका लाइफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जंग एक्सपोजर होगा, स्क्रैच होगा तो भी लगेगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे स्क्रैच पड़ जाता है, घर वगैरह का ग्रिल वगैरह, या फिर कोई मशीन वगैरह या गाड़ी वगैरह ही जो होता है हम लोग का, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैच इसीलिए नहीं पड़ने का सोचते कि स्क्रैच नहीं पड़े। स्क्रैच पड़ेगा तो क्या होगा कि ये कमजोर हो जाएगा लेयर, या फिर एक तो देखने में भी खराब लगेगा, और दूसरा है कि अगर वो लोहे का आइटम है तो उसमें रस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए स्क्रैच पड़ने से भी लोग बचाते हैं। खासकर आप जाएंगे तो जो मिस्त्री वगैरह होता है मेंटेनेंस करने वाला, वो भी बोलता है कि स्क्रैच वगैरह का ध्यान रखिए, स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। वो ऐसे ही हमारा शरीर है, जैसे कोई किसी का अगर मान लीजिए किसी को अगर बार जहाँ तहाँ कट जाता है तो वो क्या होता है, वहां पे रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, जो कि उस सेल को बनाएगा। तो वही चीज है कि जब कहीं भी इसमें रस्टिंग वगैरह होगा तो उसको हमको या तो रिमूव करना पड़ेगा, या उस रस्ट को हटा के ऐसा उसके ऊपर लेयर लगाना पड़ेगा कि वो रस्टिंग को कंट्रोल करे। तो यहाँ पे देखिए बस सिंपल सा चीज है कि एनोडिक रिएक्शन क्या हुआ है यहाँ। एनोडिक रिएक्शन हुआ है कि जो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन यानी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। मेटल को बस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई ऐसा हो उसका जो इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑब्जर्वर चाहिए। जब ऑब्जर्व करने वाला मिल जाएगा वो जल्दी रिलीज कर देता है, उसमें रिलीज करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगता। तो यहाँ देखिए Fe जो है, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक किया। अब कैथोड पे क्या होगा तो देखिए, कैथोड पे जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से पहले रिएक्ट करेगा, और वहां पे क्या बनाएगा, H++ कार्बोनिक आयन, H+ और HCO3, इसमें ब्रेक हो। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वाटर से रिएक्ट किया। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑर्बिट पूरा करेगा, यानी 2H हो जाएगा। H+ आयन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये एटम में चेंज हो जाएगा।
ठीक। तो अब जो डिस्चार्ज, ये जो हाइड्रोजन है वो डिस्चार्ज ऑक्सीजन जो है, डिस्चार्ज जो मतलब उसमें जो घुला डिसॉल्व, जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, राइट साइड को ऐड करेंगे तो हमको क्या होगा, नेट रिएक्शन ये मिल जाएगा। नीचे वाला है जो ओवरऑल रिएक्शन है और ऊपर वाला जो ये नेट रिएक्शन है ये कैथोडिक रिएक्शन है। तो एनोड पे क्या हुआ, एफ आयन जो है वो फॉर्म हुआ। कैथोड पे क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर मिलके पहले क्या बनाया, H+NH CO3- आयन बनाया। यहाँ जो H+ बना वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, H आयन, H एटम बना दिया। वो H एटम जो है फर्दर जो ऑक्सीजन है वहां पे उससे कंबाइन होके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नेट रिएक्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे राउंड में सर्कल में लिखा हुआ है। रस्टिंग यानी जंग लगने का प्रोसेस जो है, जो सिंपली हम लोग देखते हैं कि ये में लोहा का है तो इसको बाहर रखें तो जंग लग गया, तो इसके पीछे भी केमिकल लॉजिक ये है कि वो जो जहाँ जंग लगता है वहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन कंप्लीट होता है। उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन के कारण उसमें कोरोजन होता है मेटल में, और वो अगर वो कोरोजन अगर लोहे में होता है तो वो रस्टिंग, उसका स्पेशल नाम दिया गया है। इस तरह का एरिया बन गया उसी पे। यहाँ पे स्पेशल कैथोड या इलेक्ट्रोड नहीं, मतलब इलेक्ट्रोड हम नहीं होते, वो पूरा ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो रस्टिंग होता है, वो रस्टिंग एक एनोड और कैथोड रिएक्शन की तरह एक्ट करने लगता है। जो आपका ड्रॉपलेट पड़ा, ड्रॉपलेट का एक एरिया बन जाता है कैथोड, और ड्रॉपलेट का जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो बन जाता है आपका नहीं, बाहर वाला एनोडिक एरिया और अंदर वाला बन जाएगा आपका कैथोडिक रीजन। और वहां से क्या होता है कि आयरन जो है एनोड पे रिडक्स ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, Fe चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम क्या करें, कुछ ऐसा सेटअप करें कि कैथोड तो वही रहे, बस क्या हो, एनोड चेंज कर दें। रस्टिंग किसके कारण हो रहा है, एनोड के कारण ना, ये कैथोड होने के कारण ना। जी सर। तो अगर हम उसको आयरन को ऑक्सीडाइज होने से रोक दें तो वो क्या होगा, रस्ट नहीं होगा। तो आयरन अगर हम बस क्या करें, उसको उसको जो है ऑक्सीडाइज होने से रोक दें। तो ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए हम कोई केमिकल ट्रिक भी अपना सकते हैं। जैसे हमारे पास फिजिकल मेथड भी है कि हम उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। बहुत बहुत ऐसा इक्विपमेंट भी आप देखे होइएगा कि उस पे ऊपर से कोई लेयर चढ़ा दिया जाता है वैसे मेटल का, कि जो कि जिसका कोरोजन होने पे वो क्या करता है कि अपने सरफेस को नहीं छोड़ता, या फिर वैसे मेटल का जिसका जो कम रिएक्टिव हो, यानी आसानी से उसमें कोरोजन ना हो। सर इसका और एक उपाय है, मान लीजिए जैसे कि 10 में देखे थे कि एक जंग लगा हुआ कील को अ, हम्म। शायद लिटमस पेपर को जलाकर उसका राख जो है उसे गर्म पानी था शायद उसमें डाल के उसको घोल दिया। उसके बाद अगर कील को उस पानी में डाले तो जंग धीरे धीरे छोड़ने लगता है। जंग उसमें धीरे धीरे, जो जंग काटी में मतलब कील में जैसे साइड साइड में पूरा जंग लग जाता है ना, तो वो छूटने लगता है। तो इससे जो है क्या होगा, जंग छूट जाएगा ना, जी सर। जंग लगना बंद तो नहीं होगा ना। हाँ सर। हम्म। जंग लगना बंद नहीं होगा, बट सर जंग लगा हुआ में
हो सकता है साइंस के तौर मतलब जैसे हाँ, करना तो चाहिए। चलिए उसको उसको जो इतना बड़ा सारा प्रोसेस बताया, लिटमस पेपर का जो राख है उससे मिलाकर क्या बोलते हैं, जैसे अभी आया ना कि कोरोना वगैरह के इलाज में कि हाँ ये भी खा लीजिए तो किसी का ठीक हो जा रहा है, किसी को ये भी खिला दीजिए तो ठीक हो जा रहा है, किसी को ऐसा भी कर दीजिए तो ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सबके लिए अपना अलग अलग इलाज। तो जी जंग सर। निकालने कोई क्या करता है, उसी आप उसी को क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए, उसी रॉड को आप गर्म कर दीजिए या फिर जिसमें जंग लगा हुआ है, और उसको फिर से पीट दीजिए तो जंग लगभग लगभग हट जाएगा जो जंग लगा। लेकिन इससे जंग लगना खत्म तो नहीं हो जाएगा। हम्म। जी सर। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उस सरफेस को प्रोटेक्ट करना है। तो उस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कर सकते हैं कि 3 तरह का प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं, 3 या 4 तरह का लगभग। तो ये क्या करते हैं, पहला बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। यानी हम ऐसा क्या करें कि उनके उस सरफेस के और मॉइस्चर को कांटेक्ट में ही ना आने दें। यानी ये जो हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट था और वो जो सरफेस था, वो आपस में कांटेक्ट में ना आए। यानी उसके बीच में क्या करें, एक लेयर लगा दे, एक बैरियर लगा दे। जैसे हमको दो एरिया को, दो मिलने से अगर रोकना होता है दो तरफ के लोगों को, तो हम क्या करते हैं, बीच में एक दीवार खींच देते हैं या फिर बीच में एक बैरियर लगा देते हैं कि इधर का आदमी उधर नहीं जाएगा, उधर का आदमी इधर नहीं आएगा। तो उसी तरह दोनों मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए मेटल के, उस पे हम लोग क्या करते हैं, एक बैरियर प्रोटेक्शन लगा देते हैं। वो बैरियर प्रोटेक्शन क्या हो सकता है, कोटिंग भी हो सकता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पतला ऑयल का लेयर या ग्रीस का लेयर उसके ऊपर से लगा दें। बाई पेंटिंग हो सकता है, सरफेस को पेंट कर दें, या बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा सर, जैसे ठीक है। कि मान लीजिए पेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो सर बाद में उसमें पानी पड़ने पर तो उसमें फिर से तो जंग लग ही सकता है। हाँ, लग जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे उसका लाइफ टाइम हम लोग बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन जो होता है, ड्यूरेशन के क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए वो 10 साल में खराब हो जाता है, ऐसे अगर छोड़ दिए हैं तो 1 साल में खराब हो जाता, तो हम उसको ऊपर से अगर पेंट वगैरह कर देंगे तो उसका रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन है, यानी जो रस्टिंग का जो रेट है, वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हो सके वो 10 साल तक वही लोहा काम करे, वही इक्विपमेंट काम करे। समझे? जो ये रस्टिंग वगैरह ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, एक्सपोज होगा तो होगा। तो इसको हम 100% ये नहीं कर सकते कि नहीं होगा। 100% करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई अदर केमिकल उसको तरीका अपनाना पड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लेकिन बैरियर प्रोटेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एक बैरियर, उसके ऊपर चारों तरफ से एक लेयर लगा दें। उस जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत बार यूटिलाइज करते हैं कि छाता वगैरह लेके जाते हैं बारिश में, तो बारिश अगर फिर भी बारिश में कोई बोल सकता है क्या कि हम बारिश में छाता लेके गए हैं तो हम भीगेंगे ही नहीं, बिल्कुल मेरा पैर से लेके सर तक बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, कहीं कुछ हो नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी पे पेंट लेयर, एक लेयर पेंट का चढ़ा दिए, तो उस पे स्क्रैच पड़ गया, या पेंट भी क्या होता है कि गर्म और ठंडा होते होते उसमें भी एकदम बारीक दरार आ जाता है, पतला पतला लाइन स्ट्रेस उसमें भी जनरेट हो जाता है, गर्म हुआ ठंडा हुआ, गर्म हुआ ठंडा हुआ। और पेंट वगैरह का इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर उतना बढ़िया नहीं है, तो वो फैलना सिकुड़ना में वो क्या होगा, उसमें दरार पड़ जाएंगे। वो दरार से क्या होता है कि मॉइस्चर जो है
आसानी से वहां पे उसके मेटल सरफेस में इंटर कर जाता है। तो यहाँ पे हम टाइम केवल बढ़ा सकते हैं उसका, लेकिन कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, ऑयल या ग्रीस का ऊपर से लेयर लगा दें, या फिर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नॉन कोरोसिव मेटल लें कोई, और उस नॉन कोरोसिव मेटल को क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से उस मेटल के ऊपर चढ़ा दें एक लेयर, जिससे क्या होगा कि वो जो रस्ट करने वाला जो आयरन वगैरह है वो कंप्लीट डायरेक्टली एयर के एक्सपोज में नहीं आएगा, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है। जी सर। तुम्हारे क्वेश्चन का समाधान हुआ? क्वेश्चन क्या? यस सर, यस सर, हो गया समझ। चलिए देखिए, आज ही हम लोग एक वेबिनार में जुड़े थे, तो वहां पे ये जो अभी ऑनलाइन की समस्याएं हैं, ये कुछ दिन तो रहेगी ही सबके साथ, लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई उपाय निकलता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ निकलेगा ही। और अब से जैसे ही यहाँ से अगर हम ऑफलाइन में अभी जाएंगे, या ऑफलाइन में जब जाने का होगा, जब सारा कंडीशन सही हो जाएगा, तो अभी ये जान के रख लीजिए कि 100% हम लोग ऑफलाइन में नहीं जाएंगे, ये स्टडी बता रहा है। वहां पे भी हम लोग 40-60 हो, या 50-50 हो, या 60-40 हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में रहेंगे। आज ये वायरस निकला, हो सके कल कुछ और निकले, परसों कुछ और निकले, तो धीरे धीरे हम अपने लाइफ में, या जो हमारे जो टीचर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि कैसे पढ़ना होता है, तो उनका जो होता है, उनके लाइफ में भी ये बदलाव आया है टेक्नोलॉजी को लेके, और मैक्सिमम लोग अब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली धीरे 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 होते जाते हैं। यानी नेसेसिटी जो है आदमी में बदलाव लाना और उसके नए गुण को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। तो अब जो है दूसरा मेथड क्या है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है कि जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसका हम लोग क्या कर दिए, कोटिंग कर दी। ठीक है, यानी कोटिंग करने का मतलब कि उस पे एक पैच उस पे हम लोग वहां पे डाल दिए। अब वो क्या करेगा, गैल्वेनाइजेशन जिसको हम लोग जानते हैं कि वहां पे जिंक का कोटिंग कर देते हैं हम लोग आयरन के ऊपर, तो वो क्या होता है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक जब ऑक्सीडाइज वगैरह होता है तो वो रस्ट नहीं के फॉर्म में चेंज जल्दी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि कहाँ मेटल कहाँ पे डीके हो रहा था, एनोड पे ना। अगर हम क्या करें, आयरन को ही अगर कैथोड बना दें, इस तरीके से अगर सेटअप करें कि आयरन को कैथोड बना दें, तो कैथोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो वहां पे क्या होगा, रस्ट बनेगा नहीं। तो क्या करते हैं कि जैसे पाइपलाइन वगैरह हो गया, बड़ा बड़ा सा पाइपलाइन, हम लोग जो मोटा मोटा आप लोग पाइप देखते हैं, वो पाइप वगैरह जो होता है वो लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, उस पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें मैग्नीशियम या जिंक का केबल कनेक्ट कर देते हैं। एक मेटल हो गया बड़ा सा, उस टुकड़े को कनेक्ट कर दिए उस सेटअप के साथ। अब क्या होगा कि जो एनोड होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा, वो
वो मैग्नीशियम या जिंक एनोड ऑक्सीडाइज होगा। जो हमारा यूजफुल जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए वो मैग्नीशियम या जिंक कंज्यूम हो गया धीरे धीरे, तो क्या करेंगे हम, वो ब्लॉक को फिर से एक बार लाके चेंज कर देंगे, बस हो गया। हमारा जो सप्लाई लाइन है उस सप्लाई लाइन को मेंटेन या डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं जो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, आयरन को कैथोड बना देते हैं और जो उससे हाईली कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उसको एनोड के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है सर इसको मतलब इसको डायग्रामली है क्या, समझ सकते हैं क्या? डायग्राम नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है? हाँ सर, इस पर थोड़ा सा मतलब अलग से अटैच कर देते हैं वेल्डिंग करके, ऐसा कुछ क्या? ये कोटिंग बिल्कुल उससे आपने कनेक्ट करेंगे। देखिए ये दिख रहा है, यस ये सर। हमारा सेट, ये हमारा इक्विपमेंट मशीन या जो भी है, ठीक है। उसको क्या किया, एक मैग्नीशियम का जो है ब्लॉक जो है उससे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे जिंक भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है इस आयरन से, तो क्या होगा, एनोड ये बनेगा और ये हमारा कैथोड। इस आयरन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने देगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो कैपेबिलिटी है वो इस मैग्नीशियम यानी इस ब्लॉक की ज्यादा है, इसलिए ये लूज करेगा, ये नहीं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बीच में जो क्या चीज से कनेक्ट किए हैं सर? ये केबल होगा। ऐसा मतलब बहुत ही सरप्राइज लग रहा है सर ये सुन के कि ऐसा कैसे होता है। जैसे ही Fe2 में से होगा ना, डिकम्पोज होगा ना, Fe जो है Fe2 में डिकम्पोज होगा, तो इसको क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये भी एक मेटल का है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही ये निगेटिव चार्ज होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर तुरंत दौड़ा हुआ चला आएगा और ये फिर Fe में ही बदल जाएगा। समझे? यस। मतलब ये कैसे होगा, यही समझ में नहीं आ रहा ना, कि दोनों अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन कैसे वहां पे पहुंच जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अब इधर अगर मान लीजिए प्लस चार्ज हो गया, इधर अगर प्रोटॉन, इधर क्या हुआ कि ये कैथोडिक से इस समय इस इलेक्ट्रॉन को वहां पे लेके फिर से H2O और उसे रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो गया है, तो ये इसको अगर इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई हो जाता है, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ये इसको ये जैसे ही ये रिएक्शन करने के लिए बढ़ा, उससे पहले इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अगर दो चीज हैं, एक का प्रायोरिटी ज्यादा है, मान लीजिए कि एक ही चेयर है, एक आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, तो एक गेस्ट आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और दूसरा जो है कम इम्पोर्टेंट रखता है, तो आप जो है वैकेंसी जो होता है उस समय किसको प्रदान करते हैं, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ना। यस सर। तो यही मतलब चीज है, इरेक्टिव है और वो कम इरेक्टिव है, जिसकी वजह से तो ये मैग्नीशियम या जिंक इधर हो गया, आयरन इधर हो गया, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, ये O2 से रिएक्ट करेगा, ना कि ये करेगा पर।
एक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था, अगर कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट अगर उसके साथ रिएक्ट, किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उस सॉल्यूशन में आता है, तो उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वहां से हटा देगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के शरीर में NaCl अगर ज्यादा हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी नमक ज्यादा हो गया, तो हम लोग पोटेशियम सप्लीमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। तो जैसे ही पोटेशियम यहाँ पे आएगा, ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा वहां। ठीक है, और KCl न्यूट्रलाइज होके फिर वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चूंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये एनोड का काम करेगा और ये आपका कैथोडिक वो बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये आयरन जो है ये रस्ट नहीं बना पाएगा। जब रस्ट नहीं बना पाएगा तो वो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। उसकी जगह पे कौन सा कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम होगा। इसीलिए इसको टाइम टू टाइम हमको चेंज करना पड़ता है। तो पूरे पाइप को चेंज करने से अच्छा है कि हमको बस एक एक ब्लॉक ही चेंज करना पड़े। क्योंकि इसको अगर मान लीजिए ये पूरा हमारे मशीन का सेटअप है, तो इसमें तो कनेक्टिविटी भी लगा होगा ना, कि अलग अलग कनेक्टर लगा होगा, अलग अलग उसका एक सिरे से हटाएंगे तो दूसरा सिरे पे भी काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये अलग से इसको एक कैथोडिक प्रोटेक्शन दे देते हैं। ये जनरली पाइपलाइन वगैरह में ज्यादा किया जाता है, पानी का जहाँ सर रेगुलर, हाँ पानी का या गैस का पाइपलाइन भी होता है, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नहीं तो क्यों सर, बगल में देखे थे गैस का ही पाइप बिछ रहा था हमारे इधर। इसमें देखिए कि मोटा मोटा पाइप था, उसको वेल्डिंग करके फिर ऐसे कर रहा था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हुए नहीं देखे। तो वही सोचे वेल्डिंग कि करके तो वेल्डिंग करके फर्स्ट तो उसको वेल्डिंग ही करेगा, वेल्डिंग करके उसको कनेक्ट कर दिया। यस सर। ठीक है। तो गैस पाइपलाइन वगैरह में बहुत सारा टेस्टिंग वगैरह का भी हो रहता है, कितना प्रेशर कितना हुआ नहीं हुआ, उसमें थोड़ा अलग हो रहता है। तो वहां भी क्या होता है कि जैसे गैस पाइपलाइन में होता है, चाहे आप ये ले लीजिए जो ऑयल वगैरह होता है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है, तो उसमें भी जो होता है रस्टिंग वगैरह होने का चांस रहता है उसका ऊपरी सरफेस, समझे, जो कि एटमॉस्फेयर या सॉइल के कांटेक्ट में है। हम तो अंदर वाले सरफेस को ना पैक कर देते हैं, ऊपर वाला सरफेस तो उसमें दो तीन चीज होती है। एक तो ऊपर से पेंट भी हुआ रहता है, ठीक है, और दूसरा उसपे, हाँ दूसरा उसपे कैथोडिक प्रोटेक्शन भी हम लोग लगा के रखते हैं, ताकि उसका अगर कहीं से स्क्रैच वगैरह होते रहे तो उतने उस चीज को बचाने के लिए ये दूसरा प्रोसेस हमारे पास है। अब कभी अगर देखना तो पूछना कि इसमें क्या क्या कर रहे हो, इसमें क्या कोई कैथोडिक प्रोटेक्शन वगैरह भी कुछ होता है क्या, इसमें कोई मैग्नीशियम या जिंक वगैरह ये सब का हम कहीं पे स्ट्रिप भी लगाते हैं क्या? ओके। ठीक है। और नेक्स्ट जो है सम एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं। कहीं कहीं पे आपने सुना होगा अशोक वगैरह के टाइम में कि अशोक स्तंभ बना हुआ है, पूरा लोहे का है, इतने सौ साल से 200 साल से ऊपर हो गया, हजारों साल के करीब होने जा रहा है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता है। तो बोला जाता है कि इसमें फॉस्फेट मिलाया हुआ है, इसमें फॉस्फेट जो है मिलाया हुआ है। तो फॉस्फेट वगैरह जो होता है वो क्या करता है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन बनाता है। ये जो है मॉइस्चर जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है।
जिसके कारण क्या होता है कि रस्टिंग से जो आयंस H+ आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता और रस्टिंग वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बहुत सारे ऐसे वो हैं, पिलर्स वगैरह हैं, पुरातात्विक जो स्मारक वगैरह है, जिसमें एंटी रस्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके उस आयरन के पिलर या आयरन के इक्विपमेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो समझ लीजिए कि ये जो रस्टिंग से बचाव का कितने साल पहले से काम चलते आ रहा है, और वो जो है आज भी वो पिलर बिना रस्टिंग का वैसे खड़ा है। समझे? यस सर। इसीलिए अब सर जितना भी यूज हो रहा है अब स्टील वगैरह, स्टेनलेस स्टील वगैरह हो रहा है कि हाँ, तो रस्टिंग क्या का। हुआ कि हाँ, क्या नहीं, उसके पीछे दूसरा भी कारण है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, मास प्रोडक्शन होने लगा, मशीन का हेल्प लिया जाने लगा प्रोडक्शन में, तो उससे क्या हो गया कि स्टील बनाने का कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लोहे का यूज ना करके हम लोग स्टील पाइप्स वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कि रस्टिंग का समस्या जो है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो ये हो सके आज ये टेक्नोलॉजी है स्टील वगैरह का, आज ये टेक्नोलॉजी है कैथोडिक प्रोटेक्शन वगैरह का, बाद में हम उस आयरन को कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस होने के ऐसी टेक्निक ही डेवलप कर ले कि रस्टिंग उसमें कभी हो ही ना, कभी पॉसिबल ही ना। आप जो है जो लो क्वालिटी का या लो ग्रेड का स्टील है, उसको भी अगर हाई टेम्परेचर पे या फिर वो ज्यादा टाइम तक अगर एक्सपोजर होता है एटमॉस्फेयर में या फिर इम्प्योर वाटर से, तो उसमें भी धीरे 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 कुछ ना कुछ रस्टिंग का असर दिखने लगता है। लेकिन यही होता है कि उसका जो रस्टिंग होने का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो थोड़ा लंबा होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंपल आयरन। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो था वो रिवीजन के तौर पे भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेंगे अगले वीक में?